21 को परभणी शहर के पाडेला कोविड सेंटर पर एक इंसिडेंट हुआ। यह इंसिडेंट ये हुआ कि यहाँ ज़ेरे इलाज एक पेशेंट थे जिन्हें एक रेमडेसिविर इंजेक्शन देना था। ये इंजेक्शन जो देना था, इंजेक्शन में होता ये हुआ ये कि ये इंजेक्शन एक आरोप ये लगाया गया है पाडेला कोविड सेंटर के डॉक्टर्स पर और यहाँ के डॉक्टर के अलावा यहाँ के जो नर्सेस हैं इन पर यह आरोप लगाया गया है कि किस तरह से ये इंजेक्शन दिया जा रहा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में जो वायरल हो रहा है किस तरह की मालूमात दी है। उसी के चलते आज हम परभणी शहर के पाडेला कोविड सेंटर इस हॉस्पिटल पर पहुंचे, परभणी आज तक की टीम और उसी के साथ में परभणी आज तक के साथ परभणी लोक पुकार की टीम भी वहां पर जब पहुंची तो उन्हें ये मालूमात दी गई है। आइए जानते हैं किस तरह की मालूमात इस कोविड सेंटर के संचालक अफजल से पाडेला और यहाँ के डॉक्टर मोहम्मद मेमन इनकी जानिब से किस तरह की मालूमात दी गई है ये भी जानते हैं और जो वायरल वीडियो है उसके बारे में भी देखते हैं। आज लाए थे उन्हें बहुत मुश्किल से हमने लाए थे। आपका नाम बोलो भाई। मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। हाँ। तुम्हारे भाई? हाँ, हमारे भाई छोटे भाई एडमिट है। क्या नाम? उनका नाम मोहम्मद लईक है। अच्छा। तो पाडेला में बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है। क्या होंगे? हाँ, वहाँ पे एक असिस्टेंट डॉक्टर तो वो कोई है टेक्नीशियन है। हाँ। जो क्या करता है रेमडेसिविर खाली वाले बोतल हमारे जेब में रखता है। हाँ। और सलाइन में से निकाल के वापस इसमें डालता है। अच्छा। और फिर हमको बुलाता है, बोलता है देखिए हम इसमें से लेके वापस से डाल रहे हैं। उसकी जेब में खुद भैया है रंगे हाथ उसको पकड़े। हाँ। उसके जेब में 2-3 रेमडेसिविर के इंजेक्शन निकले हैं। अच्छा। हाँ। तो उसका नाम मालूम है आपको? हाँ, उसका नाम है फैसल खान। कहाँ का है? क्या मालूम नहीं। अच्छा, लेकिन वहाँ का टेक्नीशियन है। आपके भाई कब से एडमिट है? मेरे भाई है जुम्मा से है। अच्छा। लास्ट जुम्मा से एडमिट है। अभी रफीक भाई का क्या हुआ? उसको रंगे हाथे पकड़े गए तो उसको चिल्लाया, उसको नीचे लेके ऑफिस में, तो उन्होंने बहुत टेंशन ले ली इस बात का। अच्छा। हाँ, इसकी वजह से उन्का अटैक आ चुका है। मतलब वहाँ पे क्यों नहीं कौन डॉक्टर ने भेजा आपको वहाँ पे एडमिट क्यों नहीं कराया आपने रफीक भाई? हाँ, वो जब उन्होंने नहीं लिए, उन्होंने वो डॉक्टर ने मेमन ने बोले इनको सिविल में लेके चले जाओ या स्पंदन में लेकर चले जाओ, उन्होंने नहीं लिए हैं। वहाँ पर बहुत गलीज है, बहुत गलीज। कोरोना महामारी के चलते कोविड सेंटर्स परभणी जिले में हर जगह कोविड सेंटर्स निकाले गए हैं और कोविड सेंटर्स में जिस तरह से इलाज किया जा रहा है, किस तरह से इलाज किया जा रहा है, आज हम परभणी शहर के पाडेला कोविड सेंटर पर गए और परभणी शहर के पाडेला कोविड सेंटर पर जाकर वहां की जो मालूमात हमने ली हैं, किस तरह की मालूमात वहां से मिली है हमें, आइए जानते हैं किस तरह की मालूमात वहां के डॉक्टर मोहम्मद मेमन इन्होंने दी है, किस तरह से यहाँ पर इलाज किया जा रहा है और इसी के साथ में किस तरह से ट्रीटमेंट जो कोरोना ग्रस्त पेशेंट है, इन कोरोना ग्रस्त पेशेंटों का किस तरह से इलाज किया जा रहा है और किस तरह की यहाँ पर सुविधाएं अवेलेबल है, इस बारे में हमें मालूमात दी है हाजी पाडेला कोविड सेंटर के संचालक अफजल से पाडेला इन्होंने। और जब हमने यहाँ मुलाकात की, इन्हीं के साथ में जब मुलाकात की, जो लोग यहाँ पर ज़ेरे इलाज है उनके पेशेंट्स के फैमिली मेंबर से जब हमने मुलाकात की, इन्होंने भी किस तरह की मालूमात दी हैं ये भी जानते हैं। किस तरह की सुविधा परभणी के पाडेला कोविड सेंटर में दी जा रही हैं, इस बारे में मालूमात दी है परभणी के कोविड सेंटर के संचालक अफजल से पाडेला और उन्हीं के साथ में परभणी कोविड सेंटर जो चला रहे हैं यहाँ के जो मेन मुखिया डॉक्टर है डॉक्टर मोहम्मद, इन्होंने जो मालूमात दी हैं आइए जानते हैं। पाडेला फंक्शन हॉल में जो कोविड सेंटर चल रहा है, इसमें ये आरोप लगाया गया है कि यहाँ पर जो पेशेंट्स है इन पेशेंट्स को इंजेक्शन नहीं देने की वजह से यहाँ के पेशेंट्स की डेथ हो रही है और दूसरा ये कि यहाँ पर इंजेक्शन की बजाय सलाइन दिया जा रहा है। देखिए, ये जो आरोप है बेबुनियाद है। सबसे पहली बात कि कोई किसी का इंजेक्शन नहीं दिया गया। सबसे पहले जो डेथ हुई है यहाँ पे जो कैंपस के बाहर, वो पेशेंट की न हुई नहीं है और ये जो है पेशेंट के रिश्तेदार की हुई। और जो जिस बात पे से ये पूरा बवंडर मचा हुआ है कि इंजेक्शन नहीं दिया गया या इंजेक्शन चुरा लिया गया, पहली बात तो डॉक्टर वहाँ उस टाइम पे यहाँ पे जो थे, मैं और दूसरे डॉक्टर गणेश, इसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं थे। जो इंजेक्शन दिया जा रहा था वो जो है यहाँ का स्टाफ या वार्ड बॉय है उसके हाथ से इंजेक्शन दिया जा रहा था। जो हमने यहाँ का प्रोटोकॉल बनाया है कि आपका इंजेक्शन जो है आपके पेशेंट के लिए आपने ही नहीं खरीदना है और आपने जो है वार्ड में पीपी किट पहन के जाके आपके नज़र के सामने लेना है। अब उसमें ये चीज़ हुई है कि
उस उनका जो आरोप है रिश्तेदारों का कि ये जो इंजेक्शन है हाथ चालाकी करके उस बंदे ने या वार्ड बॉय ने चुरा लिया, उसकी जगह पे कुछ ग्लूकोज डाला। इसके लिए हमने उस सलाइन को उस वक्त बाजू में कर लिया। जब मुझे पता चला मैं तुरंत, मेरा घर बाजू में होने की वजह से मैं तुरंत ही उधर वो पहुंच गया। उस सलाइन को हमने वापस कर लिया। थोड़ी देर के बाद जो एक नया रेमडेसिविर मंगा के उस सलाइन में डाल के उनके रिश्तेदारों के सामने ही दे दिया। अब जो राह बात की चुराई हुई चीज है नहीं है, इसकी तहकीकात अभी जो है कमेटी के जरिए जारी है। कल वो कमेटी हमारे सामने आई थी, उनको भी हमने उत्तर दिए हैं, उनको भी हमने हमारे जवाब दिए हैं। और इसमें जो है जिस स्टाफ को के ऊपर उनका इल्जाम है उसको हमने उसी वक्त यहाँ से उसको डिसमिस कर दिया है, वो चला गया है यहाँ से। रही बात अब उसके ऊपर कोई कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई अगर जरूरत पड़ी तो उस कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी अगर वो उसमें दोषी पाया जाता है। उसके लिए जो सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है उसके फुटेज जो है कमेटी को दे दी गई है। अब वो जो है इसके ऊपर निर्णय आने के बाद जो है अगली कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह के कोई भी किस्म का जो है इंजेक्शन चोरी का प्रकरण यहाँ पे हुआ नहीं। सब बाकी के उनके दूसरे रिश्तेदार को कभी हमारा मिलना हुआ है, उसने भी कहा कि हमारे पेशेंट को इंजेक्शन बराबर से मिलेगा। और दूसरे पेशेंट भी यहाँ पे है जिनसे आप पूछ सकते हैं कि उनको इंजेक्शन आज तक बराबर मिले हैं या नहीं मिले। जो इंसिडेंट पाडेला फंक्शन हॉल के कोविड सेंटर में हुआ, एक जो मरीज था जिसको इमरजेंसी में यहाँ पर एडमिट कराने के यहाँ के लोग ख्वाहिश कर रहे थे, हकीकत में फैक्ट क्या है? वो जो थे जिनका इंतकाल हुआ, जो एक्सपायर हो गए, वो तो पेशेंट नहीं थे, वो किसी किस्म का कोविड के पेशेंट नहीं थे। ये कोविड सेंटर है। वो जो है उनसे मिलने के लिए आए थे। उस टाइम पे उनकी जो गर्मा गर्मी उस कंपाउंडर के साथ हो गई थी, इसलिए उनकी तबीयत खराब हो गई। जो उनको मैंने सबसे पहले उनको कोविड सेंटर से बाहर निकाला, जो ऊपर उन्होंने जमा हो गए थे। नीचे जमा होने के बाद उनकी तबीयत और ज़्यादा जो खराब हो गई। उनकी जो चिल्ला पुकारा जो ऊपर चालू था वो इमोशनल हो चुके थे, उसमें उनकी तबीयत खराब हुई। उस टाइम पे मैंने उनको कहा था कि आप जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं तो स्पंदन में जाइए या फिर जो है गवर्नमेंट में जाइए, क्योंकि ये कोविड सेंटर है, यहाँ पे मैं नॉर्मल नॉन कोविड पेशेंट नहीं ट्रीट कर सकता। अच्छा, उसकी क्या वजह है कि यहाँ पर आप नॉन कोविड पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं करने का, जरा ये क्लियरिफिकेशन दे सकेंगे? कोविड नॉन कोविड पेशेंट के लिए यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। और इसका जो परमिशन ही कोविड पेशेंट के लिए दी गई है खास तौर पर। उसके लिए जो इमरजेंसी में ड्रग लगेंगे वो नॉन कोविड के पेशेंट के लिए हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और इसमें किसी किस्म की हमको लीगल परमिशन भी नहीं है कि हमने नॉन कोविड पेशेंट यहाँ पे लेना चाहिए। देखिए, हमारे पास में हमने एक सिस्टम सेट किया हुआ है, क्योंकि मार्केट के अंदर ब्लैक मार्केटिंग रेमडेसिविर की बात सामने आ रही थी कई दिनों से, तो हमने एक सिस्टम ऐसा सेट किया है कि पेशेंट के रिलेटिव ने हमारे मेडिकल से रेमडेसिविर खुद खरीदना और यहाँ पे आके उसकी नज़रों के सामने उसके पेशेंट को रेमडेसिविर का इंजेक्शन दिए जाना। उस दिन भी जो हादसा हुआ, उस दिन भी पेशेंट के भाई यहाँ आए हुए थे इंजेक्शन लेके, और उनके नज़रों के सामने ही इंजेक्शन देना था। उनके नज़रों के सामने ही हमारे स्टाफ ने वाइल में से सलाइन में लगाते वक्त उनका बोलना है कि नहीं, तुमने नहीं लगाया और सिर्फ पानी डाला है। हमारे पास में जिस सलाइन में रेमडेसिविर इंजेक्शन डाला गया था वो सलाइन अवेलेबल है। कल जो कमेटी आई थी उनके सामने हमने वो सलाइन पेश किया है और हमने ये कहा है कि भाई इसका लेबोरेटरी टेस्टिंग किया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इसमें वाकई में रेमडेसिविर डाली है या नहीं डाली है। एक मसला ये हो गया था आपके पास में, जो ये आपने सुना है क्या, जो कोविड सेंटर है यहाँ पर सिर्फ उसी का इलाज यहाँ पर होता है, वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जी हाँ, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि भाई हमारे यहाँ के डॉक्टर ने जिस पेशेंट के भाई को, जो पेशेंट के भाई पेशेंट को मिलने को आए थे, इंजेक्शन दिलाने के लिए आए थे, उनके हॉस्पिटल के बाद तबीयत खराब हुई थी। वो तबीयत खराब होने पे उनको यहाँ हैंडल नहीं किया गया। तो एक्चुअली उसके लिए कोई लीगल परमिशन नहीं है। कोई भी कोविड सेंटर, परभणी में सिर्फ हमारा नहीं, 35 से 40 कोविड सेंटर्स है, तो पूरे कोविड सेंटर इसमें बंधे हुए हैं। नॉन कोविड पेशेंट्स हम कोई भी कोविड सेंटर एंटरटेन नहीं कर सकते। ये सिर्फ उसके लिए लागू नहीं है। हम आम पब्लिक में से किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ इमरजेंसी सिचुएशन भी आती है तो उसको इन कोविड सेंटर्स पे ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। उनको नॉन कोविड हॉस्पिटल या तो फिर सिविल हॉस्पिटल जाना पड़ता है। व्यवस्थित आहे। 2 दिवसात माझ्या पतीला फरक पडला साहेब। हां, व्यवस्था पण चांगली आहे दवाखान्यात। हां, इंजेक्शन वगैरे भेटायले का वेळेवर? इंजेक्शन भेटायले टायमाच्या टायमाला। हां, लय भारी आहे दवाखाना, कुणी बी काही यावं, सुविधा घ्यावं दवाखान्याच्या, लय चांगलं आहे। हां, काय बरेच कोण चाललेत पेशंट इथून।
जाण्याच्या मार्गामध्ये साहेब पण माझ्या वाचीला तेवढं माझ्या मालकाला आता खूप चांगली माझ्या मालकाची तब्येत आहे. माझ्या मालकाला 50% फरक पडला साहेब 2 दिवसात. हां लय भारी दवाखाना होता साहेब. यावं कुणी बी आणि कार्ड पाहून कुणी बी येऊ. काय इथं तुमचे कोणी आहे ॲडमिट? माझे मिस्टर ॲडमिट काय झालं होतं? कोविडचेच प्रकारे कोविडचे प्रकाश शंकर पवार चांगली आहे तब्येत. कुठले आहे आपण? हां कोणत्या गावचे आहे? चिंतूरचे आहेत आम्ही. चिंतूरचे आहे का? इंजेक्शन मिळालं त्याला टायमावर एकदम 2 वाजता आणि कालच्यापेक्षा आज तब्येत जरा बरी आहे. सगळ्या गोष्टीची व्यवस्था आहे सगळं. इंजेक्शन व भेटायला वेळेवर? हो आज 4 वाजता भेटणार. सगळ्या गोष्टी चांगल्या आहेत. किती भेटले इंजेक्शन आतापर्यंत? आतापर्यंत एक म्हणजे कालपासून सुरुवात. कालपासून. अच्छा, यहाँ पर आपके पेशेंट का इलाज किस तरह से चल रहा है? मेरा नाम अब्दुल सलाम है। यहाँ पर मेरी मम्मी एडमिट है। आज उनका 11वां दिन है और इन 11 दिनों में यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इसमें 6 रेमडेसिविर उनको दिए जा चुके हैं और उसके अलावा जो भी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर हो रहा है। और रही बात रेमडेसिविर को लेकर तो ये 6 के 6 रेमडेसिविर ये मेरी आंखों के सामने हुए हैं और यहाँ का एक सिस्टम है रेमडेसिविर को लेकर इस हॉस्पिटल का, पाडेला कोविड हॉस्पिटल का, कि ये लोग सबसे पहले जो रेमडेसिविर होता है उसका जो भरा हुआ वाइल होता है उसका एक फ़ोटो उतारते हैं पेशेंट का नाम लिखकर उस पर। फिर उसके बाद जब उसको दे देते हैं उसके स्लाइन के अंदर, ख़त्म होने के बाद एम्प्टी वाइल का फ़ोटो भी उतारते हैं और हॉस्पिटल का एक यहाँ पर ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पर, उस दोनों फ़ोटो को वहाँ पर उस वार्ड बॉय को या नर्स को जो भी होगा उसको सेंड करना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर रेमडेसिविर दिया जाता है और बाकी का जो यहाँ का मैनेजमेंट है वो भी अच्छे से काम कर रहा है और मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पर रिजल्ट भी सबको पॉजिटिव मिल रहा है, तो लोग डिस्चार्ज भी हो रहे हैं और ट्रीटमेंट यहाँ पर अच्छी तरीके से चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख मुश्ताक है। मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से मेरे वालिद साहब हाजी अशरफ पाडेला लोटस हॉस्पिटल में 6 तारीख को एडमिट थे। 16 तारीख को डिस्चार्ज अच्छी तरीके से और प्रॉपरली डॉक्टर करीब सर डॉक्टर इमरान नाइस उन्होंने अपने पेशेंट को मेरे वालिद साहब हमारे सामने रेमडेसिविर इंजेक्शन और फोटो लिए प्रॉपरली उनका अच्छा इलाज हुआ और मैं खुद की तारीफ करता हूँ कि अफजल से पाडेला ये जो मैनेजमेंट के अध्यक्ष है और इनकी टीम ये हॉस्पिटल जो दोनों चला रहे हैं इनका इतना अच्छा नियोजन है कि टोटल 99% पेशेंट दुरुस्त हो रहे हैं और मेरे हिसाब से तो यहाँ कुछ ऐसा गैर प्रकार नहीं। मेरे सामने में टोटल 10 दिन हॉस्पिटल में आए और मेरा एक्सपीरियंस है कि ये हॉस्पिटल में अच्छा काम कर रहा है। आपका नाम? मेरा नाम साबिर है। कौन है यहाँ पर आपके एडमिट? दवा वो मिल रही टाइम पर यहाँ पर? इंजेक्शन ये वो कुछ ऐसी आपकी मतलब कंप्लेन है क्या दवा खाने के खिलाफ? नहीं, अभी तक तो हमको ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई है और माशाल्लाह बहुत अच्छे से सब चल रहा है। सुविधा वगैरह सब प्रॉपर मिल रही है। भाई की तबीयत भी अच्छी नॉर्मल है। कहाँ से आप? हम सेलू शहर से। सेलू से गए। और मेरे फादर यहाँ पर 10 दिन से एडमिट है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस हॉस्पिटल की कारकर्दगी से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हैं। पिछले 10 दिन से यहाँ पर हम लोगों को 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए गए जो हमारी आंखों के सामने दिए गए और कोई भी इसके लिए हमको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए गए। जो भी MRP रेट था उस हिसाब से इसके चार्जेस हमसे लिए गए और यहाँ का स्टाफ भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे अंदाज में ये लोग कम पैसों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इस हॉस्पिटल के जो भी ओनर है अल्लाह ताला उनको सेहत बख्शे और इस अजीम काम के लिए उनको अजर अज़ीम अता करे। ब्यूटी पार्लर काजीबाग मस्जिद के पास, गालिब नगर दरगाह रोड और मासूम कॉलोनी परभनी। एक बार जरूर आइए। मोबाइल क्रमांक 7721088557। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो को आप देख सकें।
परभणी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने बार बार हर वक्त 5 अप्रैल 2021 से 15 मई 2021 तक किस तरह से ब्रेक द चेन और लॉकडाउन किस तरह से लगाया जाएगा और सरकारी और निम्न सरकारी अधिकारियों, सरकारी और निम्न सरकारी कार्यालयों को किस तरह से बार बार बंद किया जाएगा, किस तरह से छूट दी जाएगी, बैंक को किस तरह से छूट दी जाएगी, बैंक में किस तरह से व्यवहार किए जाएंगे, इस बारे में बार बार परभणी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने मालूमात दी है। और आज एक नई प्रेस नोट निकाली है और नई प्रेस नोट निकालते हुए ने ये कहा है कि आने वाले 3 मई 2021 से 7 मई 2021 तक पूरे सरकारी अधिकारी कार्यालय पूरी तरह से बंद किए गए हैं। ऐसा आदेश परभणी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने प्रेस नोट के माध्यम से निकालकर ये बताया है कि इन अधिकारी कार्यालयों को, सरकारी कार्यालयों को पूरी तरह से छुट्टी दी गई है, पूरी तरह से बंद रखा गया है। कोरोना महामारी के चलते जो लोग सरकारी कार्यालयों में जाने की वजह से कोरोना महामारी को बढ़ावा मिल रहा है, इस महामारी को पूरी तरह से कम करने के लिए ब्रेक द चेन, इसके तहत ये निर्णय परभणी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने आज 1 मई 2021 को प्रेस नोट के माध्यम से निर्णय लेकर ये प्रेस नोट के माध्यम से ये मालूमात दी हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो को आप देख सकें। महाराष्ट्र डे के अवसर पर आज परभणी के पालक मंत्री नवाब मलिक ये परभणी शहर में आए हुए थे और परभणी के जिलाधिकारी कार्यालय में इन्होंने पत्रकार परिषद का आयोजन किया था। और पत्रकार परिषद में जिस तरह से इन्होंने मालूमात दी है, किस तरह की मालूमात इन्होंने किसानों के ताल्लुक से दी है, किस तरह से किसानों को उनका खाद और बीज अवेलेबल होने वाला है, अगर सोयाबीन यहाँ से नहीं मिला तो सोयाबीन को किस तरह से मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश में अगर अवेलेबल नहीं है तो मध्य प्रदेश के अलावा किसी और स्टेट से किस तरह से महाबीज ने अवेलेबल कराना है, इस बारे में भी मालूमात नवाब मलिक इन्होंने पत्रकार परिषद में दी है। और उसी के साथ में कोविड सेंटर्स किस तरह से यहाँ चलाए जा रहे हैं, कोविड सेंटर्स में किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही है और कोविड सेंटर में किस तरह से इलाज परभणी जिले में इलाज किया जा रहा है। और उसी के साथ में रेमडी इंजेक्शन को लेकर अगर बात की गई तो रेमडी इंजेक्शन के बारे में उन्होंने ये कहा है कि इस बारे में पूरी मालूमात हम आम नहीं कर सकते हैं। अगर आम मालूमात देंगे तो आम मालूमात देने के बाद में जिन्हें ज़रूरत नहीं है ऐसे लोग भी हमें कोविड सेंटर वाले ऐसे लोग भी हमें इंजेक्शन के लिए परेशान करेंगे जिन्हें इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस मालूमात को गुप्त रखा गया है जिला प्रशासन के लिए और जिला प्रशासन इस बारे में पूरी मालूमात उन लोगों को देगा जिस वक्त इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तभी इंजेक्शन अवेलेबल कराकर दिया जाएगा। ऐसा भी पत्रकार परिषद में नवाब मलिक इन्होंने मालूमात दी है। और आइए जानते हैं किस तरह की इन्होंने मालूमात दी है और किस तरह का इन्होंने किस तरह से फंड को जुटाया है और किस तरह का फंड के बारे में किस तरह से मालूमात दी है। ये जानते हैं परभणी के पालक मंत्री नवाब मलिक इन्होंने किस तरह के विस्तार से मालूमात दी है। सर्व सन्माननीय आमदार, जिल्हाधिकारी महोदय, SP महोदय व सर्व कमिशनर साहेब आणि या पत्रकार परिषदेला उपस्थित सर्व पत्रकार बंधू भगिनी, सर्वप्रथम मी आज आपल्या सर्वांना महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। त्याचबरोबर कामगार दिवस आहे त्याचा पण मनापासून शुभेच्छा देतो। आणि निश्चित रूपाने 2 वर्षापासून आपण कुठेतरी महाराष्ट्र दिन साजरा करत असताना कोविडची पार्श्वभूमी असताना छोटेखानी कार्यक्रम होत आहे आणि सकाळी 8 वाजता झेंडावंदन झाल्यानंतर आम्ही कोविडच्या बाबतीत आढावा बैठक घेतली। त्याच्यात सगळे अधिकारी उपस्थित होते आणि नंतर खरीप हंगामाच्या बैठक पण त्यानंतर घेण्यात आली। आपल्याला माहीत आहे की सुरुवातीला परभणी जिल्हा कोविड फ्री जिल्हा होता, मग हळूहळू जसं जसं लॉकडाऊन उघडत गेलं मग 1-2 केसेस आणि संपूर्ण राज्यामध्ये हळूहळू कोविडचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर जी काय परिस्थिती या राज्यात आहे गेली 10-12 दिवस 15 दिवस त्याची आकडेवारी तुम्हाला मिळते। आपल्याला परभणी जिल्ह्याची पण आकडेवारी तुमच्यासमोर येत आहे।
थोडंसं कुठेतरी हे सगळी परिस्थिती बघितल्यानंतर असा एकंदरीत अंदाज येते की ग्रामीण भागामध्ये पण कुठे हे केसेस आपल्याला जास्त दिसत आहेत. त्यात लोकात जास्त अंगावर काढल्यामुळे काही पेशंटच्या परिस्थिती बिघडत आहे आणि त्यामुळे कुठे मृत्यू पण होते ही सत्य परिस्थिती आहे. त्यासाठी असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे की आपण जिल्ह्यामध्ये किंवा संपूर्ण या जिल्ह्याच्या ठिकाणी जी यंत्रणा आपण सक्षम करतो त्याचबरोबर सर्व तालुक्यांमध्ये हे यंत्रणा आपली सक्षम झाली पाहिजे. आपण या जिल्ह्यामध्ये ज्या हॉस्पिटलची क्षमता आहे आजच्या घडीला 1 वर्षामध्ये जी गरज आहे त्याच्यापेक्षा अजून 40% रिकामं खाटा असत आहे. कुठेही CCC असेल, CCC2 असेल किंवा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल असेल किंवा ICU बेड असेल, आपल्या या जिल्ह्यामध्ये कमतरता नाही ही सत्य परिस्थिती. तरी तिसरी लाट येऊ शकते काय असा एक अंदाज पण आहे किंवा मुख्यमंत्री महोदय आम्ही कॅबिनेटमध्ये बसतो तर आपल्याला कुठेतरी पुढे तयार राहिलं पाहिजे. आम्ही या महाराष्ट्रामध्ये आज देशभराची परिस्थिती आपण बघितली तर जी परिस्थिती इतर राज्यात आहे त्याच्यापेक्षा व्यवस्थित परिस्थिती म्हणजे कोविडचे नंबर जास्त असतील. त्याची मुख्य कारण आहे की आपल्याकडे टेस्टिंग जास्त आहे आणि आणखी टेस्टिंग वाढवून जे काय आहे ते शोधून काढणं ही आमची जबाबदारी आहे. पण संपूर्ण देशामध्ये ठिकठिकाणी लोकांना बेड मिळत नाही, ऑक्सिजन मिळत नाही, औषधं मिळत नाही. ही जी परिस्थिती आहे या महाराष्ट्रामध्ये तशी परिस्थिती नाही. तशीच परिस्थिती आपल्या या जिल्ह्यामध्ये आहे आणि ती क्षमता आपल्याकडे आपण निर्माण केलेली आहे त्यामुळे आपल्याला ते फारशा अडचणी झालेल्या नाही. तरी आपण ही क्षमता दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आपल्याला तो मंगल कार्यालयामध्ये 500 बेडचं काम सुरू आहे. ऑक्सिजनचं पण तिकडे कनेक्टिव्हिटी काम सुरू आहे. नवीन बेड खरेदीचा सुरू आहे. उद्घाटन काही केला होता पण पूर्ण क्षमतेने ते 2-4 दिवसामध्ये तो आपलं सेंटर सुरू होईल. पण तो सुरू झाला नाही आणि आपल्याकडे अडचणी होते असं नाही. हे विस्तारच्या अंतर्गत तो आपण कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे. त्याचबरोबर आपण असा निर्णय घेतलेला आहे की सरकारने जे मार्केट कमिटी आहे जे नफ्यात आहे त्यांना पण कोविड केअर सेंटर सुरू करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. 4 मार्केट कमिट्या आपल्याकडे नफ्यात असताना त्याच्यातले 2 लोकांना आपण परवानगी देतो. 2 मानवत असेल, पाथरी असेल, तिकडे मानवतला पण कस्तुरबा हॉस्टेलमध्ये चांगल्या पद्धतीने कामं सुरू आहे. आता तिकडे गरजा नाही. किंवा पाथरीमध्ये जे मायनॉरिटीजच्या हॉस्टेल आहे तिकडे क्षमता आता 100ची दुप्पट करण्याचा निर्णय आपण घेतलेला आहे. आणि संपूर्ण या 8ही तालुक्यामध्ये आपण ऑक्सिजन जनरेशन प्लांटच्या बाबतीत आधी सांगितलं होतं ते 1 आठवड्याभरात 10 दिवसामध्ये कार्यान्वित होणार आहे. आणि ठिकठिकाणी प्रत्येक तालुक्यामध्ये क्षमता वाढवण्याचा निर्णय आपण घेतलेला आहे. मला वाटते आजच्या घडीला 3500 बेड आपल्याकडे आहे अंदाजे. ती क्षमता 5000 मग 7000पर्यंत कसं घेऊन जाता येईल त्यासाठी सगळं नियोजन करण्यात आलेलं आहे. ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर खरेदीचे आधी म्हणजे कलेक्टर साहेबांना अधिकार दिल्यानंतर त्याने त्याची ऑर्डर दिलेच आहे. आजच्या घडीला आपल्या या परभणीमध्ये ऑक्सिजनचा अजिबात तुटवडा नाही. लिक्विड टँक 50 KLच्या आपल्याकडे क्षमता होती. आता आणखीन 13 टनांच्या क्षमता आपण वाढवतो आहे. जिल्हा परिषदच्या त्या
इमारतीमध्ये. मग तिकडे 50 डेडिकेटेड ICUचं युनिट्स पण सुरू होणार आहे. आपल्याला लिक्विडचे जे ऑक्सिजन आहे ते पुणेहून आयनॉक्सकडून 20 केल येत आहे दर दिवशी, म्हणजे एक दिवस आड. आपल्याला बेल्लारीवरून कर्नाटकमधून 20 केल एक दिन आड येत आहे. म्हणजे जी गरजा आजच्या घडीला आपल्याला दर दिवशी 17 केलची आहे, 20 केल आपल्याला पुरवठा होते, म्हणजे त्याची टंचाई नाही. त्या उलट 11 जनरेशन प्लांट हे कार्यान्वित झाल्यानंतर ते पण त्याच्यावरचा लोड आपला कमी होणार आहे. 500च्या जवळपास ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटरचा ऑर्डर देण्यात आलेला आहे. ते दिल्यानंतर इम्पोर्ट करण्याच्या परवानग्या मिळाल्या, तर आपण बूथ न्याय नियोजन करण्याच्या आज आदेश दिलेला आहे. पुरवठा झाला की एक बूथ वाईज याद्या करून आपल्याला जास्त संख्येने लस कसा देता येईल त्याचे नियोजन करण्याचा निर्णय आजच्या त्या बैठकीमध्ये आम्ही घेतलेला आहे. म्हणजे या परभणीमध्ये किंवा महाराष्ट्रभर आत्ता सुरुवातीला लोकांना वाटत होतं की बाबा महाराष्ट्रामध्ये लॉकडाऊन आमच्यावर लागत आहे, पण देशभरातली परिस्थिती बघितल्यानंतर पुन्हा लॉकडाऊन वाढवल्यानंतर एकही जनतेने सांगितलं नाही की आम्हाला लॉकडाऊन नको. म्हणजे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतील, महाराष्ट्र सरकार असेल, म्हणजे 1 महिना 1.5 महिना पुढे जाऊन आम्ही विचार करतोय. त्यामुळे जे इतर राज्यात जी अडचण आहे तशी अडचण या राज्यात नाही. आणि लॉकडाऊन आता 15 दिवस एक्सटेंड केल्यानंतर जी आकडेवारी आहे 60-65च्या घरात, तो आता वाढत नाही पण एकदम कमी पण होत नाही, ही सत्य परिस्थिती. त्यामुळे हे लॉकडाऊन लावण्यात आलेलं आहे. आम्हाला पूर्णपणे विश्वास आहे की जनतेने ज्या पद्धतीने सरकारला सहकार करायची भूमिका स्वीकारलेली आहे, त्यामुळे कुठेतरी हा लढा आपण भविष्यात जिंकू. लसीकरण मोठ्या संख्येने झाला तर मला वाटते अनलॉक जसं जगात लोक अनलॉक करत आहेत त्या पद्धतीने पण अनलॉक आपल्याला करता येईल. बूथ न्याय लसीकरणची तयारी आम्ही करतो आहे. मला वाटते लस उपलब्ध झाल्यानंतर कुठेतरी या कोविडवर आपण मात देण्यामध्ये यश आपल्याला मिळेल. त्याचबरोबर खरीप हंगामाचा आपण आढावा बैठक घेतला, त्याच्यात कुठल्याही शेतकऱ्यांना बियाणे कमी पडू देणार नाही अशी आपण तयारी करतो. सोयाबीनच्या बियाणं असेल, कापसाच्या बियाणं असेल किंवा इतर बियाणे असतील, एक मोठी अडचण आपल्याला कुठेतरी आता जाणून बुजून ते निर्माण करता आहे की मला माहीत नाही. आपल्याला जे सोयाबीनचे बियाणे आहेत ते आपल्या महाबीज किंवा शेतकऱ्यांच्याकडे असत आहे काही बीज, आणि जे प्रायव्हेट बीज कंपनी आहेत ते मध्य प्रदेशमधून येऊन आपल्याला या महाराष्ट्रामध्ये बीज विकत आहे. आता मध्य प्रदेश सरकारने एक ऑर्डर काढलेला आहे की तुम्हाला महाराष्ट्रामध्ये ते बीज आमच्या परवानगीशिवाय सोयाबीनची बीज विकता येणार नाही. तर त्यांच्याकडे टंचाई आहे की माहीत नाही, पण एखाद्या राज्याला तुम्हाला विकता येत नाही असे ऑर्डर काढणे हे योग्य नाही. तरी आम्ही आमच्या कृषी विभागाला सांगितलेलं आहे की तुम्ही, आणि आम्ही मंत्री महोदयाशी किंवा सचिवांशी पण बोलणार आहे, जर मध्य प्रदेशमधून आपल्याला सोयाबीनच्या बियाणे मिळत नसतील, मग महाबीज कंपनीने इतर राज्यातून कुठे हे उपलब्ध होऊ शकते याची तयारी केली पाहिजे. आणि तशी तयारी करण्यासाठी आपण ऑर्डर दिलेलेच आहे आणि सरकारच्या स्तरावर पण ते आपण तयारी करू. खतांच्या बाबतीत पण आपल्याला एप्रिलपासून जे स्टॉक उपलब्ध आहे ते आपण ट्रान्सपोर्ट करून स्टॉक करतो, ते भविष्यात पण आपण स्टॉक करू. आता ऊसचे क्षेत्र वाढल्यामुळे, पाऊस चांगला झाल्यामुळे कुठेतरी आपल्याला 2500 टन जास्त खत लागू शकते असा अंदाज आहे. त्याच्या पण बफर स्टॉक ठेवण्यासाठी आपण परमिशन मिळालेली आहे, ते पण आपण तयारी करू. त्याचबरोबर कोविडच्या काळ असताना खत घेण्यासाठी कुठेतरी गर्दी दुकानावर होते. आता आजच आम्ही असा निर्णय घेतलेला आहे की त्यांनी जे दुकानदाराला पेमेंट केलं तर घरपोच डिलिव्हरी खतांचा देता येत काय, एखादी मेकॅनिझम त्या पद्धतीचा तयार करण्यासाठी पण निर्णय आज आम्ही घेतलेला आहे. म्हणजे एकंदरीत खत असतील, बियाणे असतील किंवा बँकेचा मागच्या वर्षापेक्षा जास्त 400-500 कोटी रुपयाचा आपण अंदाज जास्त बांधलेला आहे. कारण जे कर्ज वाटप होते यावर्षी राज्य सरकारने
शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्जाचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे कुठेतरी शेतकरी कर्ज जास्त काढायला पुढे जाऊ शकत आहे. त्यासाठी त्या प्रकारचं पण नियोजन आम्ही केलेलंच आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांना कर्जाच्या बाबतीत अडचण होऊ नये, बियाण्याच्या बाबतीत अडचण होऊ नये, खताच्या बाबतीत अडचण होऊ नये आणि त्याचबरोबर या जे खत आहे केमिकल त्याचा वापर कमी करण्यासाठी जनजागृती पण करण्याच्या विभागाने निर्णय घेतलेलाच आहे. त्याचबरोबर एक शिवार एक उत्पादन असा एक योजना म्हणजे कापूस लावत असताना एक प्रकारचे सर्वांनी लावलं तर मग त्याला भाव जास्त मिळू शकतो. कारण जिनिंगमध्ये वेगळे वेगळे फायबरची क्षमता असणारा एखादा कापूस असेल तर त्याची किंमत कमी होऊन जाते. मग आता या कृषी विभागाने त्या प्रकारची जनजागृती निर्माण करून की एक प्रकारचे बियाणे एक शिवारात लावले की मग त्याला भाव पाड़ेला कोविड सेंटर में एक हादसा हुआ कि वहाँ पर जो वैक्सीन है, वैक्सीन की जगह ग्लूकोज का पानी देकर जो किया जा रहा था, उसकी कार्रवाई भी किया क्या चीज़ था वहाँ के पेशेंट और पाड़ेला कोविड सेंटर में. तो मेरी जानकारी नहीं, जो भी होगा तो इनकी कार्रवाई करेगी. सर आपल्याकडचे ऑक्सिजनेटेड बेड आणि ICU बेड या संदर्भात माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली जात नाही. आणि काय होतं सर, बेड जरी शिल्लक असतील तरी ॲडमिशन दिल्या जात नाही. सिव्हिल हॉस्पिटलला बऱ्याच लोकांना ॲडमिशन दिले जात नाही.